नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर हम विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व भूगोल के अंतर्गत अभी तक हमने एशिया महाद्वीप का अध्ययन किया, यूरोप महाद्वीप का अध्ययन किया, उत्तरी अमेरिका का अध्ययन किया, दक्षिण अमेरिका का अध्ययन किया। अब हम यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं उनके बारे में समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है तो वो आपका एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर साउथ अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका महाद्वीप है और छठे स्थान पे यूरोप महाद्वीप, सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये पॉइंट क्लियर। यहाँ पर एक अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती हैं। यानी तीनों रेखाएं जो आपकी हैं वो आपके अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती हैं। यानी एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब हम अगला पॉइंट के बारे में समझते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं और 55 देश में जो 49 देश हैं जो देश मुख्य भूमि पर हैं, यानी 49 जो कंट्रीज हैं वो आपकी मुख्य भूमि पर स्थित हैं, जबकि 6 द्वीपीय देश हैं। द्वीपीय देश का मतलब होता है जिनकी सीमा चारों तरफ जल से लगती हो। यानी यही जब क्षेत्रफल बड़ा होता है तो उसे महाद्वीप कहते हो। जब यही छोटा क्षेत्रफल होता है और जिस पर उसमें जनसंख्या निवास करती है तो उसे हम द्वीपीय देश कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 6 ऐसे द्वीपीय देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के जो द्वीपीय देश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अपने पास अफ्रीका महाद्वीप का मैप रखिएगा और उसमें जो भी पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है एवं जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और जनसंख्या में बात करें तो आपका नाइजीरिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। हम आपको बता दें कि नाइजीरिया की जो राजधानी वो आपकी अबूजा है और नाइजीरिया देश ब्रिटिश शासन से 1 अक्टूबर 1960 को आज़ाद हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि नाइजीरिया की प्रमुख 2 जनजातियाँ, नाइजीरिया में 2 प्रमुख रूप से जनजातियाँ निवास करती हैं। तो पहली जनजाति है हाउसा जनजाति। यानी हाउसा जनजाति जो प्रमुख रूप से कृषक वर्ग के अंतर्गत आती है, यानी ये लोग कृषक होते हैं। यानी हाउसा जनजाति जो लोग हैं वो कृषक होते हैं, ठीक है। और फुलानी की बात करें तो ये प्रमुख रूप से पशुपालक होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाउसा जनजाति के जो लोग हैं वो कृषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं और फुलानी जनजाति के जो लोग हैं वो पशुपालक के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि क्षेत्रफल में कौन सा अल्जीरिया है, जबकि आपका जनसंख्या पे नाइजीरिया है। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में अल्जीरिया है। और नाइजीरिया में 2 प्रमुख जनजातियां थीं, हाउसा और फुलानी के बारे में जाना। और अब हम यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि अफ्रीका का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश सेशल्स है, एक द्वीप है। यानी जो यहाँ पर हमने 6 द्वीपों के बारे में 6 देश हैं वो द्वीपीय देश हैं। तो उनके अंतर्गत एक जो सबसे छोटा देश वो सेशल्स है और ये द्वीप है तथा तंजानिया के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हिंद महासागर में स्थित सेशल्स द्वीप ही एक छोटा सा सबसे क्षेत्रफल में देश है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है। यानी द्वीपीय देश तो आप समझ ही गए होंगे, जिसका चारों तरफ से समुद्र से सीमा बनती है, जल से सीमा बनाती है, और जबकि यही जब बड़ी भूभाग हो जाते हैं उसे हम महाद्वीप कहने लगते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश के बारे में बात करें तो मेडागास्कर है, और जो मोजाम्बिक देश के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। यानी मेडागास्कर जो द्वीप है वो हिंद महासागर में स्थित है और मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर के बीच में, मोजाम्बिक के पूर्व में आपका मेडागास्कर द्वीप है। अब हम बात करें मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में एक मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोजाम्बिक चैनल किन के बीच है, तो आपके मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में स्थित है। तो मेडागास्कर के पूर्व में एक द्वीप है, मॉरिशस द्वीप स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना कि मेडागास्कर के पूर्व में कौन सा द्वीप है, मॉरिशस द्वीप स्थित है।
ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्से को अफ्रीका के उत्तर और पूर्वी हिस्से को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं, यानी उत्तर पूर्वी हिस्से को, यानी अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्से को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं। तो वो कौन से 3 देश हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं वो तीनों देश। तो यहाँ पर सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ये तीनों देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ की विषुवत रेखा पर 6 देश स्थित हैं, यानी जो विषुवत रेखा है, यानी विषुवत रेखा 6 देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में 6 ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं विषुवत रेखा पर स्थित हैं या विषुवत रेखा उन देशों से होकर गुजरती है। तो वो कौन सी 6 देश हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, पहला आपका है गैबन, कांगो रिपब्लिक, यानी कांगो प्रजातंत्र गणराज्य कहते हैं, इंग्लिश में कांगो रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। और चौथा आपका युगांडा, केन्या, सोमालिया, यानी ऐसे ये 6 देश जो हैं वो विषुवत रेखा पर स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से 4 दे दिए जाएंगे या एक नहीं दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एक देश है जो आपके विषुवत रेखा पर स्थित है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि गैबन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये 6 ऐसे देश हैं जो विषुवत रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में ये 6 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये पॉइंट क्लियर है। और अगले पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं कि कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है। तो पहले आपको यही याद रखना है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, वो आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और अफ्रीका महाद्वीप में जो मरुस्थल है वो 3 देशों में फैला हुआ है। तो बोत्सवाना और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो ये याद रखना है कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, और सबसे बड़ा हिस्सा यहीं पर स्थित है। यानी जो कालाहारी मरुस्थल का सबसे ज़्यादा हिस्सा पूछा जाए तो वो आपके बोत्सवाना देश में है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट है, मैं यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका में 2 भूमध्य देश हैं, यानी भूमध्य देश का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसी जल से सीमा नहीं बना रहे हैं, मुख्य रूप से भूमध्य देश, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो वो आपका पहला है लेसोथो और दूसरा है आपका स्वाजीलैंड। 2 ऐसे देश हैं अफ्रीका में जो भूमध्य देश हैं। तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि तंजानिया के पूर्व में हिंद महासागर में पेम्पा तथा जंजीबार नामक 2 द्वीपों पर तंजानिया का अधिकार है। तो यानी हिंद महासागर में 2 द्वीप स्थित हैं, वो कौन से हैं आपके, पेम्बा द्वीप स्थित है और आपका जंजीबार द्वीप स्थित हैं। जंजीबार और आपका पेम्बा नामक 2 द्वीपों पर तंजानिया का अधिकार है और इन द्वीपों में लौंग और इलायची की खेती की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्हीं द्वीपों पर लौंग और इलायची की खेती की जाती है और विश्व की 90% लौंग इन्हीं द्वीपों पर उगाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 90% जो लौंग और इलायची वो अफ्रीका महाद्वीप में होती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में 2 द्वीपों पर होती है, कौन सी, आपके पेम्बा और जंजीबार द्वीपों पर 90% लौंग और इलायची उगाई जाती है। तो ये भी पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप अपने मैप में देखते जाइएगा कि हम कहाँ पर किस पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि इस महाद्वीप पर 4 प्रमुख झीलें हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप में 4 प्रमुख झीलें हैं। तो वो कौन सी 4 प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहली झील है आपकी नासिर झील, ठीक है। तो नासिर झील के बारे में हम जान लेते हैं कि मिस्र में नील नदी पर आस्वान बांध हेतु बनाई गई मानव निर्मित झील है। तो ये भी आपको याद रखें, नासिर झील मिस्र में नील नदी पर आस्वान बांध हेतु बनाई गई है और मानव निर्मित झील है, यानी नासिर झील मानव निर्मित झील है। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वो विक्टोरिया झील है, यानी इस महाद्वीप की जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत 4 झील हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरी जो झील है वो विक्टोरिया झील है जो विषुवत रेखा पर स्थित। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी झील विषुवत रेखा पर स्थित, तो आपकी विक्टोरिया झील स्थित है। और इस झील में से श्वेत नील नदी निकलती है, यानी श्वेत नील नदी निकलती है तथा उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि हिंद महासागर में ना जाके भूमध्य सागर में उत्तर की तरफ मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, विक्टोरिया झील 3 देश तंजानिया, युगांडा, कीनिया से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से ऐसे 3 देश हैं जो अपनी सीमा विक्टोरिया झील से बनाते हैं, तो वो आपकी तंजानिया, युगांडा, केन्या हुए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो तीसरी झील है वो तीसरी झील आपकी तांगानियाका झील है। तांगानियाका झील जो विक्टोरिया झील के दक्षिण में स्थित है, और दक्षिण में स्थित है। कुल 4 देश तंजानिया, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया सीमा बनाते हैं। तो ये भी याद रखना है कि तांगानियाका झील से 4 देश सीमा अपनी बनाते हैं। तो वो कौन से 4 देश हैं? तंजानिया है, बुरुंडी है, कांगो है और जाम्बिया सीमा बनाती हैं। ठीक है, तो यानी सीमा ऐसे ही समझ लीजिए कि तांगानियाका झील जो है वो 4 देशों के साथ सीमा बनाती है। और जो चौथी झील है वो मालावी झील है, यानी टंगनीका के दक्षिण में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपकी मालावी झील है वो टंगनीका के दक्षिण में स्थित है। कुल 3 देश तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक से सीमा बनाती है। यानी जो आपकी मालावी झील है वो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक। तो आप अपने मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा कि हम कहाँ पर किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आसानी से आपको समझ में आएगा और आप विजुअलाइजेशन के तहत इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं, तुर्कान झील केन्या में स्थित है। ये भी आप याद रखना है कि ताना झील इथोपिया में स्थित है। दोनों आपको याद रखना है कि तुर्कान झील की बात करें तो केन्या में है, और ताना झील की बात करें तो इथोपिया में स्थित है। ये पॉइंट क्लियर, यानी जो 6 झीलें थी जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट दिया गया है कि मुख्य नील नदी, दो नदियां नीला यानी नील नदी, श्वेत नील नदी से मिलन से बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है। एवं नील नदी 4 देशों में प्रवाहित होती है। नील नदी जो होती है, नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, नीला नील नदी एवं श्वेत नील नदी से मिलन से बनती है। ठीक है, और जो 4 देशों में प्रवाहित होती है, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ये भी आपको याद रखना है कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अफ्रीका महाद्वीप में। और जो 4 देश हैं जो नील नदी 4 देशों में बहती है, तो वो आपकी युगांडा, दक्षिण सूडान, मिस्र, यानी 4 देशों से होकर नील नदी प्रवाहित होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि श्वेत नील नदी ही मुख्य नील नदी की प्रमुख धारा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि श्वेत जो नील नदी है वो नील नदी की मुख्य नील नदी की प्रमुख धारा है, तथा ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ये भी आपको याद रखना है कि नीला है वो नील नदी इथोपिया से निकलती है। तो याद रखना है कि जो आपकी श्वेत नदी है, यानी श्वेत नदी है वो आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है, जबकि नीला जो नील नदी है वो इथोपिया से निकलती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और ये दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। जब ये दोनों नदियां सूडान की खार्तूम में मिलती हैं तो एक नील नदी का निर्माण करते हैं, जिसे नील नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फिर नील नदी कहलाने लगती है। तो ये भी आप पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट के बारे में हम बात करें तो दक्षिणी सूडान पहले सूडान का हिस्सा था, यानी जो दक्षिणी सूडान है पहले वो सूडान का हिस्सा था। वर्ष 2011 में एक ईसाई बाहुल्य वाला देश अलग बन गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिणी सूडान का ही सूडान जो देश है वो आपके दक्षिणी सूडान का ही देश था। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि कांगो नदी के बारे में बात करें तो मध्य अफ्रीका यानी गणराज्य यानी मध्य अफ्रीका की राजधानी जायरे से निकलती है और 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है और किस महाद्वीप में है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में है और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कांगो नदी अफ्रीका में विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि कांगो गणराज्य में कंटका पठार स्थित है और यहीं हीरा तामा पाया जाता है। यानी जो आपका कांगो गणराज्य में कंटका पठार है, कंटका पठार पर ही हीरा और तामा पाया जाता है। दुनिया का लगभग आधा हीरा यानी 40% यहीं पर है।
तो ये भी आपको याद रखना है कि हीरा जो है वो दुनिया का 40% की बात करें तो कांगो गणराज्य में है, यहीं पर है। परंतु अभी यहाँ उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ, यानी अनुमान लगाया गया है कि इतना हीरा यहाँ इतने % में पाया जाता है, लेकिन अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। वर्तमान में हीरे उत्पादन में रूस प्रथम स्थान पर है और कांगो नदी इसी कंटका के पठार से निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कांगो गणराज्य में कंटका का पठार है और कंटका के पठार से ही कांगो नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि नाइजर नदी जो है वो नाइजीरिया में ही प्रवाहित होती है। नाइजर नदी नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। यहाँ इसके प्रवाह क्षेत्र में तेल के भंडार हैं, अतः इसे तेल नदी भी कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी को तेल नदी कहते हैं, तो आपका क्या होगा, नाइजर नदी आंसर होगा, ठीक है। और इस तेल का शोधन नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर इबादान में किया जाता है और इस नदी पर केंजी बांध बना है। तो ये भी आपको याद रखने की जो नाइजर नदी है इस पर कौन सा बांध बना है, तो केंजी बांध बना हुआ है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना देश की सीमा पर बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना देश की सीमा बनाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लिम्पोपो और दक्षिण अफ्रीका, लिम्पोपो नदी है वो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देश की सीमा बनाती है। तो ये भी याद रखना है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो लिम्पोपो नदी है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार नदी और लिम्पोपो नदी को 2 बार काटनी, यानी लिम्पोपो मतलब होता है कि नदी 2 बार कहीं ना कहीं लिम्पोपो नदी को जो मकर रेखा से गुजरती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि जाम्बेजी नदी जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे देश की सीमा पर बहती है और इस नदी पर करीबा बांध बना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि करीबा बांध किस नदी पर बना है, जाम्बेजी नदी पर। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रमुख शहर दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रमुख शहर की बात करें तो आपका जोहान्सबर्ग है और पिट वाटर्स की पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जोहान्सबर्ग किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, विट वाटर्स की पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये पहाड़ी सबसे बड़ा सोने का भंडार है। तो ये भी आप याद रखें, सोने का भंडार सबसे ज़्यादा विट वाटर्स की पहाड़ी पर है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। अतः जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे प्रमुख शहर जोहान्सबर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, विट वाटर्स की पहाड़ी पर स्थित है। विट वाटर्स की पहाड़ी पर क्या है, सोने के भंडार है। तो जोहान्सबर्ग को किस नाम से जाना जाएगा, स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर। और किम्बरले में हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये भी आप रखना है कि किम्बरले में हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका की 2 राजधानियां हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत बहुमूल्य आभूषण पाए जाते हैं, लेकिन उनका उपयोग अभी किया जा रहा है, ठीक है। यानी उनका शुरुआती उनको खुदाई की भी प्रक्रिया चल रही है, यानी उनको वैज्ञानिक तरीके से निकालने की कोशिश की जा रही है। जो अब दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, 2 राजधानी है। पहली आपकी प्रीटोरिया है और जो प्रशासनिक है, जबकि आपकी केप टाउन वैधानिक राजधानी है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है कि प्रीटोरिया राजधानी प्रशासनिक है जबकि केप टाउन वैधानिक राजधानी है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विषुवत वृत्त पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। विषुवत रेखा जो है उस पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। थोड़ा सा उत्तर यानी थोड़ा उत्तर या दक्षिण बढ़ने पर सवाना जलवायु पाई जाती है। यानी आपकी जो विषुवत रेखा ये है तो इसके उत्तर में यानी जाने पर और आपके दक्षिण में इधर जाने पर आपकी सवाना घास की जलवायु पाई जाती है, यानी सवाना घास पाई जाती है। ये भी सवाना जलवायु पाई जाती है। उत्तर वाली सवाना जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं, यानी जो उत्तर में है विषुवत रेखा के उसे सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं। और मोटी कटीली एवं कठोर घास की इस जलवायु की विशेषता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सवाना घास जो है वो आपकी सवाना घास की जो मुख्य विशेषता है कठोर घास एवं जलवायु की मोटी कटीली है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि सवाना जलवायु के उत्तर
यानी सवाना जलवायु के उत्तर और दक्षिण बढ़ने पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि और इसके उत्तर और दक्षिण जाने पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि उत्तरी मरुस्थल की बात करें तो उत्तरी मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है जो ऊंट में स्थित है, ठीक है। और दक्षिणी मरुस्थल बात करें तो कालाहारी। तो दोनों याद रखना है कि सहारा मरुस्थल तो आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन ये पूछा जाए किस दिशा में, तो उत्तर मरुस्थल यानी उत्तरी मरुस्थल यानी विषुवत रेखा के उत्तर में है। जबकि आपकी कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी मरुस्थल है, यानी दक्षिण विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में कैसी जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसे प्रेरी जलवायु भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में बेल्ट कहते हैं, यानी यहाँ की जो घास है उसे बेल्ट भी कहते हैं। लंबी एवं मुलायम घास इस जलवायु की विशेषता है। यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिसे स्थानीय रूप से बेल्ट कहते हैं, और यहाँ की लंबी और मुलायम घास के जलवायु की विशेषता है। मक्के, अब हम यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं कि मक्के की अच्छी फसल उगाई जाती है, यानी दक्षिण अफ्रीका मक्के की अच्छी फसल उगाई जाती है, जिस कारण से इसे मक्का त्रिभुज कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्षेत्र ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से घिरा है और ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियों के क्षेत्रफल में सींचती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑरेंज और लिम्पो नदी की सहायक नदियाँ इस क्षेत्र से सींची जाती हैं। तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अफ्रीका प्रमुख रूप से पठारीय है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अफ्रीका मुख्य रूप से कैसा है, पठारीय है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पर्वत नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका में 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो पहली जो श्रृंखला है वो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और अपने मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है और किस दिशा में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है एटलस पर्वत, यानी एटलस पर्वत अल्जीरिया और मोरक्को में स्थित है। तो दोनों को पॉइंट अब याद रखने कि अफ्रीका महाद्वीप में 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, एटलस पर्वत श्रृंखला और ड्रेकेंस पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ट्यूबकल अल्जीरिया में स्थित है, यानी माउंट एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो माउंट ट्यूबकल है जो अल्जीरिया में स्थित है। ये पॉइंट क्लियर। परंतु पूरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी बात करें, एटलस पर्वत जो है वो आपकी सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट अल्जीरिया में स्थित, जबकि पूरी अफ्रीका की बात करें यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी आपकी जो ज्वालामुखी पर्वत है उसी को एक माउंट किलिमंजारो कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि माउंट कैमरून अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि पश्चिम अफ्रीका के देश में कैमरून में स्थित है। तो यानी जो आपके माउंट कैमरून है वो अफ्रीका की एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी पूछा जाए आपसे कि अफ्रीका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो आपके माउंट कैमरून ज्वालामुखी है, ठीक है, जो कि पश्चिम अफ्रीका के देश में कैमरून में स्थित है। यानी जो कि पश्चिम अफ्रीका की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका में एक देश कैमरून है और कैमरून में ही आपके माउंट कैमरून अफ्रीका के एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि अफ्रीका में प्रमुख रूप से 3 पठार पाए जाते हैं। तो 3 पठार वो कौन कौन से उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो 3 जो पठार है उनके बारे में समझते हैं कि 3 पठार कौन कौन से हैं। तो उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर तीनों पठार दिए गए हैं कि अफ्रीका में 3 प्रमुख पठार है। तो पहला आपका है अबिसीनिया का पठार है। तो इसके बारे में जानते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यानी जो अबिसीनिया का पठार वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। 3 देश आते इसके अंतर्गत, कौन सी, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती 3 देश जो हैं जो अबिसीनिया के पठार के अंतर्गत आते हैं और अबिसीनिया का पठार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं कतांगा का पठार के बारे में बात करें तो कांगो गणराज्य में स्थित है। जिस प्रकार से अबिसीनिया का पठार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है और उसी प्रकार से कतांगा का पठार कांगो गणराज्य में स्थित है। यहाँ से कांगो नदी निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी पठार से हीरे का सबसे अधिक अनुमानित भंडार है।
तांबे का भंडार भी, यानी सबसे ज़्यादा अनुमानित भंडार हीरे का कौन सा है, कतांगा के पठार में ही स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। और यहाँ से कांगो नदी निकलती है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि मालागासी का पठार, मालागासी का पठार के बारे में जानते हैं तो मेडागास्कर द्वीप पर हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेडागास्कर द्वीप पर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है। यानी सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए दुनिया का तो ग्रीनलैंड है, लेकिन हिंद महासागर का सबसे बड़ा पूछा जाए तो मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के अंतर्गत मालागासी का पठार अंतर्गत आता है। तो ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप से थे जिसको आप हम सब ने समझे और जाने और अपने मैप में समझने की कोशिश की। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।